ननंद रानी, कभी तो पति पत्नी को अकेला छोड़ दो। सविता के हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे। उसे अपना काम पूरा करने की बहुत जल्दी थी। ननंद रचना के आने से पहले पहले वो पूरा काम कर यहाँ से रवाना हो जाना चाहती थी, क्योंकि पति राजेश उसका इंतजार कर रहा होगा। सुबह ऑफिस जाने से पहले ही राजेश सविता को समझा गया था कि शाम को तुम मुझे ऑफिस के बाहर ही मिल जाना। वहाँ से हम कोई मूवी देखने चलेंगे और उसके बाद कैंडल लाइट डिनर करेंगे। और भगवान के लिए इस बार तुम अकेली ही आना, ऐसा ना हो हर बार की तरह रचना को लेकर आ जाओ। सविता ने विमला जी से भी पूछा तो उन्होंने सहर्ष ही उसे जाने के लिए हाँ कर दी, पर साथ ही कह दिया कि जाने से पहले खाना बनाकर जाना। मुझे और तुम्हारे पापा जी को समय पर खाना खाने की आदत है, इसलिए सविता 4 बजे से ही रसोई में फटाफट काम करने में लगी हुई थी। वो 6 बजे से पहले घर से निकल जाना चाहती थी, क्योंकि 6 बजे तक रचना अपने कोचिंग से आ जाती थी। वो शाम का खाना बना चुकी थी और तैयार होने अपने कमरे में जा ही रही थी कि इतने में सास विमला जी ने उसे रोक लिया और कहा, बहू, जाने से पहले थोड़ा बेसन का हलवा भी बनाकर रख जा, बहुत दिन हो गए खाए हुए। आज बहुत मन कर रहा है कि कुछ मीठा खाए। आखिर सविता को वापस रसोई में आना पड़ा। अब वो बेसन का हलवा बना रही थी। जैसे ही बेसन का हलवा बन गया, वो तैयार होने अपने कमरे में चली गई। फटाफट से शिफॉन की गुलाबी रंग की साड़ी, जो कि राजेश को बहुत पसंद थी, पहनकर हल्का सा मेकअप कर वो तैयार हो गई और अपना पर्स उठाकर बाहर निकली कि इतने में रचना आती दिखी। उसे देखते ही सविता का दिल बैठ गया। हे भगवान, ये आ गई, अब ज़रूर जिद करेगी मेरे साथ जाने के लिए। अब मैं राजेश को क्या जवाब दूंगी? ये मम्मी जी को भी इसी समय हलवा खाना था। अब राजेश का मूड ऑफ होगा सो होगा, मुझे भी डांट पड़ेगी सो अलग। रचना अंदर आई और सविता को तैयार देखकर बोली, भाभी, कहीं बाहर जा रही हो? पर सविता के बोलने से पहले ही विमला जी बोली, हाँ, आज राजेश और इसका मूवी देखने का प्लान है। फिर दोनों बाहर ही डिनर करके आएंगे, इसलिए जा रही है। विमला जी की बात सुनकर रचना मुंह फुलाते हुए बोली, मेरे बगैर? भला ये भी कोई बात हुई? उसकी बात सुनकर तो सविता का हलक ही सूख गया। अब तो पक्का कन्फर्म था कि वो भी साथ ही जाएगी। आखिर विमला जी रचना की बात को कभी नहीं टालती थी। आखिर माँ का प्यार अपनी बेटी के लिए उमड़ उमड़ कर जो आता था। उसने विमला जी की तरफ देखा तो बजाय अपनी 23 साल की बेटी को समझाने के उन्होंने सविता को ही समझाया। अरे, ये तो अभी बच्ची है, आखिर इसका भी तो मन करता होगा, ले जाओ इसे भी, इसका भी दिल बहल जाएगा। आखिर तुम भाभी हो तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। उनकी बात सुनकर सविता को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूँ। अपनी 4 महीने की शादीशुदा जिंदगी में वो कई बार ऐसा देख चुकी है जहाँ रचना बेवजह दोनों पति पत्नी के बीच में आ गई हो। इस 23 साल की लड़की के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है जिसमें इतनी सी अकल नहीं है कि उसके भैया भाभी को भी प्राइवेसी चाहिए होगी। बस बेवजह की जिद करके बैठ जाती है और विमला जी बजाय उसे समझाने के उसका ही साथ देती हैं। इस रचना ने तो उनकी शादी के बाद जिद करके उनके हनीमून को फैमिली ट्रिप बना दिया था। शादी के 1 सप्ताह बाद केरल के लिए टिकट बुक थे, पर रचना की जिद के कारण रचना और विमला जी का टिकट भी बना। जब मोहन जी ने समझाने की कोशिश की तो विमला जी ने जवाब दिया, अरे, वो दोनों तो अलग कमरे में रहेंगे और जी हम दोनों अलग कमरे में। अरे, पर तुम बेटे बहू के साथ अच्छी लगोगी क्या? क्यों नहीं अच्छी लगूंगी? एक आदर्श बहू तो वही होती है जो अपने परिवार को अपने साथ लेकर चले। आखिर हम सब जितना एक साथ रहेंगे उतना ही तो परिवार को जान पाएंगे। इसके आगे मोहन जी भी कुछ समझा नहीं पाए। अब दोनों
पति पत्नी ना तो ठीक से कहीं घूम पाए और ना ही एंजॉय कर पाए, क्योंकि पहले दिन ही विमला जी की तबीयत खराब हो गई। सो 2 दिन तो उनकी सेवा में निकले और आखिर 2 दिन बाद राजेश ने टूर ही कैंसिल कर दिया और सब लोग घर लौट आए। तभी बाहर से ससुर मोहन जी अंदर आए और सविता को वहीं देखकर बोले, अरे बहू, अभी तक तुम गई नहीं? हाँ, बस रचना अभी तैयार हो जाए, फिर सविता उसके साथ ही निकलेगी। अचानक विमला जी ने कहा तो मोहन जी ने सविता की तरफ देखा। उन्हें बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने विमला जी से कहा, अरे रचना, हाँ क्या करेगी भला? इन दोनों के बीच में उसका वहाँ क्या काम? क्या करेगी से क्या मतलब? मूवी देखेगी और डिनर बाहर करके आएगी, जैसे ये दोनों करके आएंगे। और भैया भाभी ये लोग उसके, इनसे जिद नहीं करेगी तो किससे करेगी? विमला जी ने तुनक कर कहा। इसके आगे भी मोहन जी कुछ कह नहीं पाए। इधर सविता अपने कमरे में आ गई और उसने राजेश को मोबाइल पर मैसेज लिखकर भेज दिया, रचना भी आ रही है। ये मैसेज राजेश ने देखा तो उसने फटाफट सविता को फ़ोन लगाया और सविता ने भी फ़ोन उठाने में देर नहीं की। सविता के फ़ोन उठाते ही राजेश बोला, तुमसे कहा था ना मैंने कि रचना के आने के पहले ही निकल जाना ज़रूरी है क्या? हर बार रचना को साथ लाना। उसकी बात सुनकर सविता बोली, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी बहन को इतनी अकल नहीं है कि पति पत्नी को भी प्राइवेसी चाहिए होती है। ऊपर से मम्मी जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे साथ भेज देती हैं। सविता की बात सुनकर राजेश गुस्से में बोला, रहने दो, मत आओ तुम लोग यहाँ पर, मैं खुद ही घर आ रहा हूँ। अरे पर अब अगर तुम कैंसिल करोगे तो वो लोग मुझे 2 बातें सुनाएंगे। कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहकर राजेश ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। इधर सविता का भी मूड ऑफ हो चुका था। उसने भी कपड़े चेंज कर लिए। रचना तैयार होकर उसके कमरे में आई तो देखा सविता घर का सूट पहने कपड़े समेट रही थी। उसे देखते ही वो बोली, ये क्या भाभी, आपने कपड़े भी चेंज कर लिए? जाना नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर सविता बोली, नहीं दीदी, आपके भैया का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। सविता के सामने तो रचना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर आकर विमला जी से बोली, भाभी ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया। पता नहीं, मुझे देखकर तो वो कभी खुश ही नहीं होती। उसकी बात सुनकर विमला जी ने सविता को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू? तुमने सारा प्लान कैंसिल कर दिया? तुमसे मेरी बेटी खुशी देखी नहीं जाती? अरे तुम लोगों से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? हम लोग तो आज हैं, कल नहीं हैं। इसका मतलब तो साफ है कि हमारे जाने के बाद मेरी बेटी का तो मायका ही नहीं होगा। अगर तुम्हारे मायके वाले तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? इधर विमला जी अपनी बहू को सुनाए जा रही थी, उधर रचना ये देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर सविता ने कहा, मम्मी जी, प्लान मैंने कैंसिल नहीं किया है। राजेश जी का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो खुद उन्होंने मना किया है, कहकर सविता रसोई में चली गई और बाकी बचे सदस्यों का खाना तैयार करने लगी। इतने में राजेश भी आ गया, पर उससे किसी ने कुछ नहीं कहा। राजेश ने सविता से बिल्कुल बात नहीं की। 2 दिन तक राजेश और सविता के बीच में बातचीत नहीं हुई। आखिर थक हार कर सविता राजेश से बोली, आखिर मेरी क्या गलती है जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? उसकी बात सुनकर राजेश गुस्से में बोला, तुम मना नहीं कर सकती थी? रचना को हर जगह उसे अपने साथ लेकर चलना ज़रूरी है क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ,
मेरे भी कुछ अरमान हैं, कुछ समय तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहता हूँ। तो क्या गलत है? लेकिन नहीं, तुम तो रचना और मम्मी को कुछ बोल ही नहीं पाती हो। उसकी बात सुनकर सविता गुस्से में बोली, अरे वाह श्रवण कुमार, तुम्हारी खुद की तो हिम्मत होती ही नहीं है अपनी मम्मी और बहन को कुछ कहने की, और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं ही कहूँ। मैं तो भाभी हूँ पर तुम तो सगे भाई हो, पर फिर भी तुम्हारी ये हालत है। खैर, तुम आदर्शवादी बने रहो, मैं ही बुरी बन जाती हूँ। मैं तो बाहर से आई हूँ, मुझे तो बुरा कहना बहुत आसान है। सविता की बातों के आगे राजेश कुछ भी नहीं कह पाया। डिनर भी नहीं किया। ये देखकर विमला जी ने सविता को ही डांटा, अरे तू मना नहीं कर सकती है क्या राजेश को? तेरा घूमना ज़रूरी है क्या? कितना मन था उस बच्ची का महाबलेश्वर देखने का, लेकिन अब वो नहीं जा सकती तो तू मना कर दे, कम से कम कुछ तो तसल्ली मिलेगी उसे। लेकिन सविता ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही जाने से इनकार किया। जब रचना ने चिल्लाकर सविता से कहा तो सविता से बात बर्दाश्त नहीं कर पाई कि रचना उससे इस तरह से चिल्लाकर बात कर रही है। उसने पलटकर रचना से कह दिया, दीदी मुझे माफ़ करो, पर हम पति पत्नी हैं, कभी तो हमें अकेला छोड़ दिया करो। हर जगह हमारे साथ जाना ज़रूरी है क्या? बस यही बात विमला जी और रचना ने पकड़ ली। इस कारण से घर का माहौल बड़ा खराब सा हो गया। लेकिन महाबलेश्वर जाने से पहले इससे उभरने का मौका मिला। रविवार के दिन रचना को देखने लड़के वाले आए। लड़का राघव, उसकी माँ, पापा, बड़ा भाई और छोटी बहन भी आए थे। देखने दिखाने का सिलसिला चला और फाइनली उन लोगों को रचना पसंद आ गई। 51 रुपये और मिठाई का डिब्बा देकर रोका कर दिया गया। सभी पुरुष खा पीकर बाहर हॉल में बैठे थे। वहीं सारी महिलाएं रचना के कमरे में बैठी हुई थी। तभी सविता सबके लिए शरबत बनाकर ले आई। उस समय रचना की ननंद ने रचना से पूछा, भाभी बताइए आपको कौन सी जगह पसंद है, ताकि आपकी शादी के बाद हम आपका हनीमून ट्रिप वहीं का सेट कर दें। यह सुनकर रचना शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। यह देखकर रचना की होने वाली सास बोली, अरे बेटा बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? तब उसकी जगह विमला जी बोली, मेरी बेटी को महाबलेश्वर जाने की बड़ी इच्छा है। वो तो अपने भैया भाभी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। विमला जी की बात सुनकर सविता का चेहरा उतर गया, पर उसने बात संभालते हुए कहा, दरअसल बात ये है कि महाबलेश्वर ट्रिप इनके ऑफिस की तरफ से है, तो सभी स्टाफ मेंबर जा रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नियां ही जा रही हैं, इसलिए मना किया था। हमारी दीदी बहुत ही आदर्शवादी है। हमारी मम्मी जी ने तो उन्हें शुरू से सिखाया है कि अपने परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए, इसलिए हनीमून पर भी इन्हें अकेले भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पूरा फैमिली टूर कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सब लोग हंस दिए। रचना की ननंद बोली, अरे भाभी आपकी भाभी तो बड़ी ही मजाकिया हैं। लेकिन भाभी की भाभी जी, हम ऐसे नहीं हैं। अरे भैया भाभी को भी तो प्राइवेसी चाहिए होती है ना। अब इनके हनीमून पर हम क्या करेंगे? उसकी बात सुनकर रचना की होने वाली सास बोली, बिल्कुल सही कहा बेटा, बेटे बहू को भी तो प्राइवेसी चाहिए होती है। अब ऐसे में परिवार के सदस्य हर बार उनके बीच में आए तो कई जगह पर तो घर टूटने की कगार पर आ जाते हैं। ना बाबा ना, हम तो ऐसी हरकत के सख्त खिलाफ हैं। उनकी बात सुनकर विमला जी और रचना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी और जैसे ही उनकी नज़र सविता से टकराई, दोनों ने अपनी नज़रें नीची कर ली। खैर, थोड़ी देर बाद लड़के वाले वहाँ से रवाना हो गए। इस बारे में घर में किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन जिस दिन राजेश और सविता महाबलेश्वर के लिए रवाना हो रहे थे, उस दिन घर में सब खुशी खुशी उन्हें रवाना कर रहे थे। आज ना तो ननंद का मुंह फूला था और ना ही सास डांट रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।